अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस्लामी दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर पर ले चलेंगे जहाँ की खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ की ख़वातीन को बेहद खूबसूरत और अय्याश तस्वुर किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की। क्या आप जानते हैं कि तुर्क ख़वातीन पाकिस्तानी नौजवानों से शादियाँ क्यों कर रही हैं? तुर्की में दुल्हन अपनी जूती के नीचे किसका नाम लिखती है और इसका मकसद क्या होता है? तुर्क बाशिंदे अंगूर की शराब क्यों पीते हैं और तुर्क अफराद घोड़े का गोश्त क्यों खाते हैं? क्या आज भी तुर्की में कबाइल सिस्टम पाया जाता है? और ऐसे वो कौन से निराले काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुर्की में ही होते हैं? आज हम आपको तुर्क ख़वातीन की आदत, शादी की दिलचस्प रसूमात और तुर्की की वो खसूसियात बताएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मुख्तलिफ ममालिक की सैर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलते हैं तुर्की की अनोखी और हैरान कुन सैर पर। प्यारे दोस्तों, तुर्की को यूरेशियाई मुल्क कहा जाता है जो जनूब मगरबी एशिया में जजीरा नुमा अनातोलिया और जनूब मशरकी यूरोप के इलाके बुल्कान तक फैला हुआ है। तुर्की का मौजूदा सियासी निज़ाम 1923 में सल्तनत उस्मानिया के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की ज़ेरे क़यादत तश्कील दिया गया। तुर्की खूबसूरती से मालामाल मुल्क है और यहाँ बेशुमार कुदरती, तारीख़ी, ज़ेरे ज़मीन मकामात और खंडरात वाक़े हैं। तुर्की की मईशत का एक बड़ा हिस्सा सयाहत पर मुनहसर है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो 2 बरआज़मों में वाक़े है। इस मुल्क की 97% ज़मीन एशिया में जबकि बाकी 3% यूरोप में है। दर हकीकत ये 3% हिस्सा तुर्की का शहर इस्तांबुल है और ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जो 2 बरआज़मों में वाक़े है। तुर्की की सरहद 8 ममालिक के साथ मिलती है जिनमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, ईरान, इराक, शाम, बुल्गारिया, यूनान और जॉर्जिया शामिल हैं। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर और यूरोप का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। ताहम ये तुर्की का दारुल हुकूमत नहीं। इस मुल्क के दारुल हुकूमत का एजाज़ अंकारा के पास है। शायद आप यकीन न करें मगर तुर्की एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जहाँ ज़माना कदीम में शराब की तैयारी शुरू की गई और आज भी तुर्की में शराब की कई फैक्ट्रियाँ काम करती हैं। इसकी एक आम वजह यह है कि तुर्की अंगूर की पैदावार के लिहाज से दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। इसी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर शराब तैयार की जाती है और इसे यूरोप भेजा जाता है। जबकि कई गैर मुस्लिम जो इस मुल्क की नेशनैलिटी रखते हैं वो तुर्की में सरेआम शराब पीते नजर आते हैं। मज़ीद हैरत अंगेज़ बात यह है कि यूरोप में चेरी और काफ़ी मुतारिफ करवाने वाला मुल्क भी तुर्की ही है। प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए तुर्क ख़वातीन की तो ये बेइंतहा खूबसूरती की मालकन होती हैं। इनकी खूबसूरती देखकर यूँ मालूम होता है कि जैसे कोई हूर या परी हो। तुर्क ख़वातीन जफाकश और मेहनती होती हैं। ज़माना कदीम से ही तुर्की में कबाइल सिस्टम राइज है। यहाँ के लोग आज भी कबाइल कल्चर को अपनाए हुए हैं। यही वजह है कि तुर्क ख़वातीन कबीले की औरत के लिहाज से आम फ़राइज़ सरअंजाम देती है। तुर्की में जल्दी शादी का रुझान भी तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ की जवान लड़कियाँ 20 साल की उम्र तक शादी कर लेती हैं। ये बात भी आप जानते होंगे कि गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान और तुर्की के माबैन रवाबित कई गुना तक बढ़ चुके हैं और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान को दूसरा घर भी करार दे चुके हैं। इसी मुनासबत से ये देखा गया कि तुर्क ख़वातीन पाकिस्तानी खूबरू नौजवानों से शादी की ख्वाहिशमंद रहती हैं। कई तुर्क लड़कियां पाकिस्तान आकर ब्याह रचा चुकी हैं और अब वो पाकिस्तान में ही मुकीम हैं, जबकि पाकिस्तानी लड़के भी तुर्क ख़वातीन से शादी के लिए बेताब रहते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स बिलखसूस फेसबुक के ज़रिए तुर्क ख़वातीन की दोस्ती पाकिस्तानी लड़कों से हो जाती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदलकर शादी तक पहुंच जाती है। एक सर्वे के मुताबिक 23% तुर्क नौजवान लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी की ख्वाहिशमंद हैं। तुर्की में शादी की रसूमात भी इंतहाई हैरान कुन होती हैं। शादी के दिन दुल्हन का भाई या ख़ानदान का कोई करीबी मर्द दुल्हन की कमर पर सुर्ख रंग का एक बेल्ट बांधता है, जिसके बाद दुल्हन घर के तमाम अफराद को बारी बारी अलविदा करती है।
जिस वक्त दुल्हन को अपने वालिदैन के घर से रुखसत होना होता है, उस वक्त दुल्हन के भाई रखे गए जहेज के ऊपर बैठ जाते हैं। ये एक तरह से हमारे यहाँ होने वाली जूता छुपाई की रस्म की तरह है। इसके बाद दुल्हा के घर वाले दुल्हन के भाइयों को लाग देते हैं, जिसके बाद वो अपनी बहन को रुखसत करते हैं। जब दुल्हा वाले दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचते हैं तो इनकी खातर तवाज़ो मज़ेदार काफ़ी से की जाती है, सिवाय दुल्हा के, क्योंकि दूल्हे को उसकी दुल्हन खुद काफ़ी पेश करती है, जिसमें चीनी की बजाय नमक मिलाया जाता है, और दूल्हे को ये नमकीन काफ़ी चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात लाए बगैर पीनी होती है। रिवाज के मुताबिक ये दूल्हे की जानब से मोहब्बत की अलामत है। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के पैर के ऊपर पैर मारकर अपना गलबा जतलाने की कोशिश करते हैं। ख्याल किया जाता है कि जो ज़्यादा तेज़ी से पैर के ऊपर पैर मारेगा, शादी के बाद वही गालिब रहेगा। शादी से पहले दुल्हन अपने जूतों के नीचे अपनी गैर शादीशुदा सहेलियों और बहनों का नाम लिखती है। दुल्हन की बजाय इसकी सहेलियां भी अपना नाम लिख सकती हैं। जिस लड़की का नाम सबसे पहले मिट जाए, रवाज के मुताबिक माना जाता है कि अगली शादी उसी की होगी। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अगरचे तुर्की एक इस्लामी मुल्क है, मगर इसका सिर्फ 3% हिस्सा यूरोप में वाक़ है, जिसकी वजह से इस्तांबुल में फहाशी इस कदर आम है कि इसे देखने पर यूरोपी मुल्क का गुमान होने लगता है। यहाँ की सड़कों और गलियों में नीम बरैना लिबास के साथ घूमती खवातीन इस बात की अलामत हैं कि तुर्क हुकूमत ने इस्तांबुल में खुली छुट्टी दे रखी है। जबकि एक सर्वे में यह बात भी सामने आई कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में जिस्म फरोशी की शरह बाकी तुर्क शहरों से कई गुना ज़्यादा है, और यहाँ के क्लब्स और डिस्को बाज इस धंधे को दिन रात चलाते हैं। यहाँ न सिर्फ गैर मुल्की सयाह खवातीन इस धंधे का हिस्सा हैं, बल्कि मकामी औरतें भी इस कारोबार में अपना हिस्सा डालती हैं, जिससे मालूम होता है कि तुर्की में फहाशी किस कदर आम है। प्यारे दोस्तों, तुर्की कदीम रिवायात का हामी एक ऐसा मुल्क है जहां बेशुमार सयाहती और कदीमी मकामात पाए जाते हैं। तुर्की के बाज़ार दुनिया के कदीम तरीन बाज़ारों में शुमार होते हैं, जिनमें ग्रैंड बाज़ार सरे फहरिस्त है। इस बाज़ार की खासियत यह है कि पूरा बाज़ार एक छत से ढका हुआ है। इस बाज़ार में 60 सड़कें पूरे बाज़ार को मिलाती हैं। तुर्की के इस ग्रैंड बाज़ार में 4000 से ज़ायद छोटी बड़ी दुकानें हैं, और दुनिया जहान की हर चीज़ इस बाज़ार में दस्तयाब होती है। तुर्की में कई एक सयाहती मकामात भी हैं, जिनमें नीली मस्जिद काबिल ज़िक्र है, जिसका शुमार दुनिया की अजीम तरीन इमारात में किया जाता है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद सामी के नाम से भी जाना जाता है। सामी तुर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मानी मस्जिद के हैं। इस नाम की वजह मस्जिद का सुल्तान अहमद नामी ज़िले में वाक़ होना है। यह मस्जिद पूरा साल खुली रहती है और दिन के औकात में सिर्फ 90 मिनट के लिए नमाज के लिए बंद की जाती है, और नमाज के दौरान किसी सयाह को भी तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं होती। ये मस्जिद 1619 में मशहूर मेमार सिदाफर महमद आगा ने मुकम्मल की। इसका तर्ज तामीर सल्तनत उस्मानिया का पसंदीदा तरीन आर्किटेक्ट था। इस मस्जिद में 260 खिड़कियां ऐसी हैं जिनमें रंगीन नक्शो निगारी से आरास्ता शीशे नस्ब किए गए। इस मस्जिद की अंदरूनी तज़य्युन और आराइश के लिए 20,000 नीले रंग की खूबसूरत टाइलें लगाई गईं, और इन्हें ब्लू टाइल्स कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन टाइल्स का नाम मस्जिद के नाम पर रखा गया। इस मस्जिद का तर्ज तामीर सल्तनत उस्मानिया और बाज़ंतीनी सल्तनत के दौर के तर्ज तामीर का एक मुरक्कब है। इस मस्जिद की मकबूलियत की एक बड़ी वजह इसके 6 बड़े मीनार हैं, जबकि इसके अलावा इस मस्जिद को 1 बड़े और 8 छोटे गुंबदों की वजह से भी जाना जाता है। इसको देखने वालों में मशहूर गैर मुस्लिम शख्सियात भी शामिल हैं। साल 2006 में पॉप बेनेडिक्ट ने इस मस्जिद का दौरा किया, जबकि साल 2014 में पॉप फ्रांसिस ने इस मस्जिद का दौरा किया था। साल 2009 में अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी इस मस्जिद का दौरा किया। प्यारे दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि तुर्की के अफराद घोड़े का गोश्त खाते हैं, और ये इनकी पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस्लाम में घोड़े के गोश्त को हलाल करार दिया गया? दरअसल शरई अहकामात के मुताबिक
جو جانور نوکیلے دانت رکھتے ہیں یا اپنا شکار چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں وہ کھانے میں حرام قرار دیے گئے۔ اسی طرح حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں کو کھانے سے روکا گیا، جبکہ سمندری مخلوقات میں مچھلی اور چند دیگر آبی حیات کے علاوہ تمام مخلوقات کو کھانے سے منع کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال و حرام گوشت کی تمیز بتائی۔ ان کے فرق کو کئی احادیث میں مفصل انداز میں بیان کیا گیا۔ البتہ اگر شرعی احکامات دیکھے جائیں تو گدھا اور خچر ایسے جانور ہیں جو اس اصول پر پورا نہیں اترتے مگر انہیں حرام قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے گھوڑے کے معاملے میں بھی محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب علماء کرام یوں دیتے ہیں کہ گدھے اور خچر کے حوالے سے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی ممانعت فرمائی۔ البتہ گھوڑے کے حوالے سے کوئی حکم موجود نہیں۔ شرعی اصول کے حساب سے گھوڑا مستثنا نظر آتا ہے، حتیٰ کہ گدھا اور خچر بھی ان اصولوں پر پورا نہیں اترتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کھانے سے صریحاً روکا، لہٰذا انہیں حرام قرار دیا گیا۔ مگر اس کے برعکس گھوڑے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ممانعت نہیں فرمائی، اور اسی وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے ترکی میں گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ترکی کی دلچسپ اور حیران کن سیر۔ یقیناً آپ ترکی کے ان حقائق کو جان کر حیران ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے، اور نگر نگر کی سیر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ملک کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔